देखो लास्ट क्लास पे क्या किया था हमने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर सीखा था। तो मैंने ये बताया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या है वो दोनों पहले जल्दी से डिस्कस कर लें, थर्ड वाला उन्हीं को लेके है। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है कैसे निकालते हैं, इमेजिन करो कोई स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट P है, H, K। ठीक है, अब इस पॉइंट का ये मान लो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है हमको, एक पॉइंट है, रैंडम पॉइंट कहीं पे भी है, वो इस लाइन पे लाई नहीं कर सकती है। लाइन पे लाई करेगी तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई नहीं करनी चाहिए। अब इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन। मान लो हमारी ए बी है और ये पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर है। तो क्यू जो पॉइंट है ना वो पॉइंट पी का फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, मान लो ये अल्फा और बीटा अगर कोऑर्डिनेट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, तो अल्फा बीटा निकालने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। मतलब एक्चुअली 3 मेथड है, 2 मेथड हम कल डिस्कस कर चुके हैं। पहले मेथड में डायरेक्टली हमने फॉर्मूला सीखा था, फॉर्मूला ही होता है इसका अल्फा माइनस एच अपॉन ए बीटा माइनस के अपॉन बी इक्वल टू माइनस ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे रूट नहीं होता है। तो ये होता है अल्फा बीटा निकालने का फॉर्मूला, अल्फा बीटा निकालने का मेथड। इसमें से क्या क्या गिवन होगा, एग्जांपल दिखाऊं तभी समझ आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं, सारे वेरिएबल्स ही दिख रहे हैं इनफैक्ट, अल्फा एच के ए बी सी सब वेरिएबल्स दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा वो पकड़ना अभी। मान लो लाइन का इक्वेशन हमको 2x प्लस 7y माइनस 5 कुछ ऐसा दिया है, और ये पॉइंट P मान लो दे दिया 1,3। अब बोलेगा इस लाइन पे इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ। तो सिर्फ अल्फा बीटा हमारे लिए अननोन है। एक बार मैं इसी फॉर्मूले में दिखाऊं कौन सी चीजें क्या क्या होंगी। तो a की वैल्यू हो गई 2। इस लाइन में इस इक्वेशन में क्या क्या पुट करना है, a की जगह पे 2 पुट करना है। कहां से आता है a, लाइन के इक्वेशन से। b की जगह 7, c की जगह -5। तो abc समझ में आ गया इसका। abc जहां पे भी देखोगे ये तीनों में से डालना है। h की जगह पे 1 और k की जगह पे 3। तो ये सारी चीजें हमको पता है। अब इतना पुट करने के बाद यहाँ देखो, अगर तुम इस वाले को इस वाले से इक्वेट करोगे तो सिर्फ एक अननोन होगा अल्फा। देखो h पता है, a पता है, a h b k c a b सब पता है। तो इस मतलब इससे लेके हम अल्फा निकालेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, q का x कोऑर्डिनेट हम यहां से निकालेंगे और q का सेकंड कोऑर्डिनेट यहां से हम निकालेंगे। इसको कर लो 2। तो इसमें भी जब यूज करोगे ना तो सिर्फ बीटा अननोन बचेगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से तो अल्फा मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट करके अल्फा मिल जाएगा। सेकंड को लास्ट से करोगे तो बीटा मिल जाएगा। इस तरीके से हमको जब अल्फा बीटा मिल गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट हमको यहां से मिल जाएगा। ये आंसर। तो ये फॉर्मूला मेथड है, इसमें कोई माइंड वाइंड नहीं लगाना है, सिंपल है, बस फॉर्मूला याद कर लो और आंसर निकाल लो। दूसरा मेथड हमने ये सीखा था, दूसरा मेथड हमने ये सीखा था कि ए बी लाइन का स्लोप फाइंड करें पहले। मान लो स्लोप निकालें ए बी लाइन का, फिर स्लोप निकालें हम पी क्यू लाइन का। ओके, स्लोप निकालें ए बी का, स्लोप निकालें पी क्यू का। तो इसी लाइन के लिए एग्जांपल ले लें, अगर इसी लाइन के लिए अगर हम एग्जांपल ले लें तो स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन के इक्वेशन को देख के, स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ये तरीका होता है लाइन के इक्वेशन को देख के स्लोप निकालने का। तो इसमें भी छोटी छोटी बातें हैं। अगर लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म पे है तो इसका स्लोप होगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। अगर लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म पे है तो m डायरेक्टली यहाँ पे स्लोप होता है। अब ये नहीं कि हर फॉर्म में हम इस तरीके से करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये a अपॉन बी जो लिखा है माइनस का, वो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए है। अब लाइन अगर नॉर्मल फॉर्म पे है तो उसका मतलब ये नहीं कि x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट स्लोप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने क्या कर लिया, ए बी का स्लोप निकाल लिया, ये वाली ए बी लाइन है मान लो, इसका स्लोप निकाल लिया। नेक्स्ट पी क्यू का स्लोप
भी निकाल लेते हैं, बट पी क्यू का स्लोप हम एक्चुअली फाइंड नहीं कर पाएंगे, अल्फा बीटा के टर्म्स में आएगा। तो स्लोप निकालें अगर पी क्यू का, देखना अच्छे से, स्लोप निकालें अगर पी क्यू का तो कैसे करोगे, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस तो 3 माइनस बीटा अपॉन x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, तो ये हो गया स्लोप पी क्यू का। अब अगर ए बी और पी क्यू परपेंडिकुलर है, सबको दिख रहा है ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, सो द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स विल बी -1, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू शुड बी -1। ए बी का स्लोप यहाँ पे -2/7 इंटू 3 माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो ये स्लोप पुट किया, रिजल्ट आया -1। देखो ये माइनस और ये माइनस काट सकते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 2 करेगा 3 माइनस अल्फा को, ये हो गया 6 माइनस 2 बीटा, और 7 के साथ ये पूरा 1 माइनस अल्फा उधर जा रहा है, तो 7 माइनस 7 अल्फा। इससे क्या होगा, अल्फा बीटा में हमको पहली इक्वेशन मिल जाएगी, इस वाले को अल्फा बीटा में पहली इक्वेशन मार्क कर लेंगे। अब अल्फा बीटा अगर दो अननोन्स हैं तो उनको निकालने के लिए हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए होती है, क्लास 10th में पढ़ा था। तो अल्फा बीटा को लेके ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन कैसे निकालोगे, यहाँ देखो, तो ये जो अल्फा बीटा पॉइंट है ना, वो इस लाइन पे लाई करता है, देख रहे हो ना, ए बी लाइन का इक्वेशन अगर गिवन है तो अल्फा बीटा उस पे लाई कर रहा है, मतलब अल्फा बीटा क्या होगा, इस लाइन का एक सॉल्यूशन होगा। एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा पुट करेंगे तो आरएचएस में 0 आना चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, 2 अल्फा, एक्स को अल्फा पुट कर लिया और वाई को बीटा पुट कर लिया, 2 अल्फा प्लस 7 बीटा -5 इक्वल टू 0, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, और पहले यहां से मिल जाएगी। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अल्फा इक्वल टू बीटा नहीं आएगा, अल्फा मिल जाएगा और बीटा मिल जाएगा, तो ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट होगा। तो ये मत समझना कि ये वाला लंबा हो रहा है, फॉर्मूला से जल्दी हो जाएगा, नहीं, फॉर्मूले में आप जब सॉल्व करोगे ना इस वाले को और फिर इस वाले को, तो शायद इससे ज्यादा ही टाइम लगेगा, समझ रहे हो। तो एक तो फॉर्मूला हो गया, दूसरा ये हो गया, ये हमने लास्ट टाइम पे किया था, अभी तो बस मैंने रिवाइज कराया, रिकैप कराया है। इसका एक थर्ड मेथड भी है, इसका एक थर्ड मेथड भी है जो बहुत अच्छा है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नो सर। ऐश्वर्या, अंजलि, गीतन? नो सर। तो इसके बाद में लास्ट पॉइंट है इमेज का, इमेज कैसे निकालते हैं तो वो समझो। इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन या विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन कैसे निकालते हैं, ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर के जैसा है। तो इमेज का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे ये मान लो एक लाइन है, इसका इक्वेशन हमको दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है h, k। अब क्या है, इस पॉइंट का हमको इमेज बताना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं बताना है, इमेज बताना है। तो इमेज बताने के लिए इसको ना मिरर की तरह ट्रीट करो, प्लेन मिरर की तरह। तो बैक साइड पे सिल्वरिंग होती है, प्लेन मिरर देखिए हो ना सारे घर वाले, जो आईना होता है, तो आईने के पीछे क्या होता है, पिंक कलर में या रेड कलर में एक कलर पेंट किया जाता है, उसको सिल्वरिंग बोलते हैं। क्यों करते हैं वो, जैसे ये मान लो सिल्वर वाला खराब ना हो, खराब ना हो, नहीं नहीं, ताकि वो मिरर बन जाए, ताकि वो मिरर बने। ग्लास से कभी इमेज फॉर्म नहीं होती है, पता है तुमको। देखो ये ग्लास है, जैसे मान लो, ग्लास और मिरर में क्या डिफरेंस होता है, मिरर पे सिल्वरिंग होती है, ग्लास पे सिल्वरिंग नहीं होती है। तो ये जो रे आती है ना, ये मान लो ग्लास है, तो रे जब आती है सन की, तो हमारी आईज मान लो यहाँ पे, हमको मान लो ये ऑब्जेक्ट देखना है, तो हमारी आईज यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारी आईज है। तो इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके एक सिंगल रे भी हमारे आईज पे नहीं आएगी, तो हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट हमको देखना है, अब ये रे इस पे पड़ती है, बट ये उस पार चली जाती है, तो जब तक ये हमारे आईज पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी हम देख नहीं पाएंगे इस ऑब्जेक्ट को। तो क्या करते हैं, ये रे रिफ्लेक्ट होके उस साइड ना जाए, मतलब ये आर पार ना चली जाए, इसलिए हम यहाँ पे एक हिंड्रेंस लगाते हैं, एक अवरोध लगाते हैं। अब क्या होता है, यही ऑब्जेक्ट है, तो रे यहाँ पे फॉल तो करती है, बट ये उस पार नहीं जा पाती है, रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे आ जाती है, जिससे हमको ये चीज दिख जाती है।
तो इसीलिए सिल्वरिंग की जाती है। तो अब यहाँ पे वही सिल्वरिंग हमको अज्यूम करनी है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर में कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है ना, इमेज उतना ही पीछे बनता है। कभी घर पे देखना आईने में, तो हमको क्या होता है, जैसे मान लो ये आईना है और यहाँ पे हम खड़े हैं, तो इमेज इसके पीछे फील होता है। कभी देखे हो? हम अगर आईने के सामने खड़े हो जाएं तो हमारी इमेज हाँ आईने सर। के पीछे फील होती है। इसको साइंस में हमने प्रूव भी किया है, फिजिक्स में प्रूव किए होगे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस सेम होता है, मैग्निफिकेशन 1 होता है, सबको पता है ये सब चीजें। तो जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है ना, उतना ही दूर इमेज फॉर्म होता है और सेम साइज का फॉर्म होता है। तो यहाँ देखो, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी प्लेन मिरर है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है पी, पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, इस प्लेन मिरर के रेस्पेक्ट में, मान लो एक्स है, एक्स नहीं, मान लो क्या ले लें, मान लो टी डिस्टेंस है। तो यही डिस्टेंस पीछे इसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। सारे इस पे एग्री करते हो कि नहीं, ये बताओ पहले। इसकी इमेज बिल्कुल इसके पीछे बनेगी, पॉइंट क्यू पे मान लो बन जाती है, और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होगा। यस और नो? यस सर। ये जो क्यू है ना, ये है तुम्हारा इमेज। अभी हमको इस इमेज का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए वैसे तो मेथड्स और भी हैं बहुत सारे, बट वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, तो इसमें मैं एकदम सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। और ये फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के लिए सेम सेम टाइप है, तो इस वाले में फॉर्मूले ही याद करना जरूरी रहेगा। बाकी तुम चाहो तो विजुअलाइज कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। इस वाले में तुमको फॉर्मूला याद करना कंपलसरी है, तो फॉर्मूला याद करना ही एक मेथड है। बाकी विजुअलाइज करोगे इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन, फिर उसके बाद इतने डिस्टेंस पे ये, तो वो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है। हमको मान लो ये क्यू का कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा, क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वही बिल्कुल सेम तरीका रहेगा हमारा। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है आर। ओके, तो देखो कैसे निकालते हैं इमेज का कोऑर्डिनेट। ये बिल्कुल फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्म का ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मैं अभी फॉर्मूला लिखता हूं, तुम बताना कहां पे डिफरेंस है। सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है उस लंबे से फॉर्मूले में, तुम्हें वो आइडेंटिफाई करना है कहां पे है वो डिफरेंस। तो अल्फा माइनस एच अपॉन ए बिल्कुल सेम रहेगा बीटा माइनस के अपॉन बी इक्वल टू -2 ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो बताओ इस फॉर्मूले में और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में कहां पे डिफरेंस है? सर -2। -2, परफेक्ट। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में याद करो, यहां पे सिर्फ कुछ नहीं था, ये सिर्फ माइनस था और ये ब्रैकेट था, और इसमें क्या है, यहाँ पे 2 रहेगा बस, बाकी पूरा फॉर्मूला एकदम सेम। सारी अपनी अपनी कॉपी पे देख के पहले वेरीफाई करो सही बात है कि नहीं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में यही चीज कैसे थी, अल्फा माइनस एच अपॉन ए बीटा माइनस के अपॉन बी, और यहाँ पे था माइनस ए एच बी के प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये था किसका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का था, और ये किसका है, इमेज का है। देखो दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। Yes or यस no? सर। यस सर। अब देखो थर्ड फॉर्मूला जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, वो देखो क्या है। थर्ड मेथड जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, थर्ड मेथड फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो अच्छे से। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तुमको सबसे पहले फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज फर्स्ट। ओके, तो अगर ये फॉर्मूला से करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, थर्ड मेथड की बात करनी है, तो इसमें हमको इमेज का कोऑर्डिनेट पहले निकाल लेना पड़ेगा, उसके बाद ये मेथड वर्क करेगा। ठीक है, अब देखो इमेज हमने निकाल लिया है मान लो इस फॉर्मूले से। अब क्या है, ये जो लाइन है ना पी क्यू, वो देखो हम बनाते हैं, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है।
तो P का कोऑर्डिनेट तो h, k दिया होगा, Q हमने निकाल लिया है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमको पता है, और ये हमको पता है कि R जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है। यस और नो बोलो। Yes, sir. R तो इनका मिड पॉइंट है ना, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, PQ का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि अभी तो डिस्कस किया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम होता है। तो ये R हम कैसे निकालेंगे, ये मान लो गामा और डेल्टा है, जस्ट इमेजिन। तो अब ये क्या करेगा, 1:1 के रेशियो पे सेक्शन फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये 1:1 का रेशियो बन रहा है सेक्शन फॉर्मूला में। तो गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये गामा जो होगा P और Q के एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा, h प्लस के अपॉन 2, यहां से गामा एक बार में आ गया। और डेल्टा कैसे आएगा, वो y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज होगा, k प्लस बीटा अपॉन 2। तो इस तरीके से हमको r मिल जाएगा। r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही गामा और डेल्टा। तो ये हो गया थर्ड मेथड। यहां तक की बातें सबको क्लियर, एक एक वर्ड एक एक पॉइंट सबको क्लियर, कंफर्म करो, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज थर्ड में। और कॉपी करते रहो, जिसको दिक्कत है वो पूछ लो, नहीं तो कॉपी करके इन्फॉर्म करो कि मेरा हो गया। चलो ये फाइल सबको दिख रही होगी, एक्सरसाइज, न्यू एक्सरसाइज है ये। 10.3 सबको दिख रहा है। Yes, sir. तो इसके ना एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमको एक एक बार करने हैं। क्लास में भले हम सारे ना कर पाए, एक दो करें, बाकी होमवर्क दे दें, तो तुम्हें घर पे जरूर करना है इसको। चलो देखो यहाँ पे 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट में कर देता हूँ, और बाकी सारे पार्ट्स में एक अभी कर लेना और एक होमवर्क मार्क कर लेना। इसी तरीके से हम मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस तो सारे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, reduce the following equations into slope intercept form and find their slopes and y intercept। तो जैसे सेकंड पार्ट करें, फर्स्ट पार्ट करें, कौन सा करें? थर्ड का तो कुछ है ही नहीं, थर्ड तो सिंपल है। बताओ कौन सा करूं? Sir, second. देखो, तो जो इक्वेशन मिली है हमको वो क्या मिली है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो तुम्हें याद होगा पिछली क्लास पे जो फॉर्मेट, जो प्रोसीजर हम यूज कर रहे थे ना, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका हमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहले तो मेरे माइंड में होना चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो इस वाले को इस तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, सिंपल है, y की वैल्यू फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ x, m एंड c। m जहां पे क्या होता है वो हम बता लेंगे बाद में। तो जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे यूज किया था ना, वही प्रोसीजर हमको इस इक्वेशन पे भी यूज करनी है। तो ये मैंने पिछली बार बोला भी था कि अगर ये सब समझ नहीं आ रहा है कन्वर्ट करना, तो घबराओ नहीं, हम क्वेश्चंस पे यही प्रोसीजर यूज करेंगे, तो ये मेथड भी हम सीख जाएंगे। अभी इस फॉर्मूले में हमको y निकालना है, सिंपल ये समझो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, यहां से सिंपल y की वैल्यू फाइंड करो। तो 3y क्या हो जाएगा, ये 5 वहां ट्रांसपोज कर लिया, उससे पहले ये 6x चला गया तो माइनस, और ये हो गया 5। अब यहां से y की वैल्यू मिल गई 6x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3। इसको और सिंप्लीफाई करो, 3 से ये कैंसिल, तो माइनस 2x प्लस 5/3। तो ये फॉर्म हमको मिल गया। अब इसमें क्या क्या निकालने को बोला है, रिड्यूस कर लिया हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे, फाइंड देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट। तो इस लाइन के इक्वेशन में यहां याद करो, बार बार हम बोलते आ रहे हैं, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में m जो होता है वो स्लोप होता है, और c क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। कई बार हमने लिखा भी है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो इस लाइन से स्लोप क्या हो गया, -2, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या हो गया, 5/3। 5/3. ये आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है ये Yes, sir. तरीका। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, इस पे सब ध्यान से सुनो और रिप्लाई करना। ये जो लाइन है ना, ये वाली, तुम्हें ये बताना है इस लाइन का एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। फिर से सुनो, इस लाइन का एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन।
तो वो जो एंगल है मतलब इस लाइन का इंक्लाइनेशन थीटा, मुझे बताओ थीटा 90 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? सर 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा होगा, ओके। और सर 90 से बड़ा ही होगा। इससे बड़ा ही होगा। गीतन, ऐश्वर्या? सर मेरे को नहीं पता सर। कोई बात नहीं। ऐश्वर्या? हाँ सर, मैंने ही बोला ही अभी। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी। गीतन? हाँ सर बड़ा। बड़ा। चलो कैसे बड़ा वो देख लो। देखो यहाँ पे एक बात समझ लो, ये जो थीटा है ना, 90 सॉरी लाइन जो है वो एंगल कैसे फॉर्म करती है एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो ये वाली लाइन है, तो एक्स के साथ ये दो एंगल फॉर्म करती है। मैं जल्दी से समझाता हूँ। ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल फॉर्म कर रही है। एक तो ये वाला एंगल है, एंगल 1, और एक ये वाला एंगल है, एंगल 2। हाँ, नीचे वाले एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो दो एंगल जनरली फॉर्म होता है। जनरली क्या, हमेशा दो एंगल ही फॉर्म होता है। अब इन दोनों एंगल में कौन सा एंगल हम कंसीडर करेंगे, इसका इंक्लाइनेशन। ओके, तो एक डायरेक्शन हमको फॉलो करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये वाला डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ट्रीट किया है। तो लाइन का एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल लेना है। देखो, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है और लाइन के पास पहुंचना है। एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है और लाइन के पास पहुंचना है। तो अभी देखो, अगर हम ये वाला एंगल देखते हैं, एंगल 1, तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो लाइन के पास पहुंचेंगे, कौन सा डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन ये हुआ। और अगर इसको लेना चाहें तो यहाँ एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके अगर लाइन के पास पहुंचे तो हम रूल ब्रेक कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, इसको नहीं लेना है। ये एंगल हमारा करेक्ट है। तो इस लाइन का इंक्लाइनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन थीटा। तो ये एंगल मैं पूछ रहा था, इस लाइन का अच्छा। बड़ा होगा कि छोटा होगा। अब देखो, tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है इफ, अच्छा स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा होता है स्लोप। जैसे इस लाइन का यस सर। तो इस थीटा का, थीटा जहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल है, तो tan थीटा इस लाइन का स्लोप होगा। अब ये जो tan थीटा है, तो इसमें थीटा अगर तुम्हारा 90 से छोटा हो जाए तो क्या होगा, 90 से छोटा होगा तो थीटा पॉजिटिव, tan पॉजिटिव होगा ना, तो थीटा यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर यस tan थीटा नेगेटिव है मतलब वो 90 से लेके 180 के बीच में होगा। अगर थीटा, tan थीटा नेगेटिव है तो एंगल 180 से बड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि 180 से बड़ा कैसे लेंगे, पॉसिबल नहीं। तो ये ठीक है है। सर। हाँ अब यहाँ पे देखो स्लोप नेगेटिव है मतलब एंगल इस रेंज में आ रहा होगा, 90 से बड़ा 180 से छोटा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। ऐसी लाइन होगी इस तरीके से, ये वाला थीटा यहाँ पे होगा। ये थीटा 90 से बड़ा है, देखो यस सर, ये। आगे सर समझ आ गया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में और कोई पार्ट पूछना है, y इक्वल टू 0 का कोई बताओ मुझे। y सर स्लोप भी 0 सर और y इंटरसेप्ट भी 0। वाई इंटरसेप्ट भी 0। स्लोप 0 या नॉट डिफाइंड, ये कॉपी सबने कर लिया होगा ना। y इक्वल टू 0 का स्लोप 0 होगा या नॉट डिफाइंड होगा, 0। पक्का? यस सर सर। 0। देखो y इक्वल टू 0 में क्या होगा, ये लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस ही है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। तो y एक्सिस जो लाइन है वो x के साथ थीटा उसका कितना होगा, 0 डिग्री। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस को सेम केस कंसीडर कर रहे हैं। हालांकि दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन दोनों लाइंस के बीच में, जैसे पैरेलल लाइंस है ये वाली, तो इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, और कोइंसिडेंट लाइंस के बीच में भी थीटा 0 डिग्री होता है। इसीलिए इन दोनों को भी सेम केस कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे ही बैठी है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 डिग्री, मतलब 0 होगा स्लोप। तो इसका स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू 0, और इसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या होगा, वो भी 0, c भी 0। कैसे 0 वो भी देख लो।
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू 0, तो इसको इस फॉर्म पे कैसे लिख सकते हो? देखो कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0 इंटू 0, 0 इंटू एक्स प्लस 0। इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है ना, इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। देखो आरएचएस 0, यस सर। तो यहाँ पे m कितना आ गया 0, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस भी आ गया 0। 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, reduce the following equations into intercept form and find their intercepts on the axis। ये x axis y axis का प्लूरल फॉर्म है। इसमें भी कोई सा पार्ट करवा लो, फर्स्ट करवा लो, सेकंड करवा लो, बताओ कौन सा करना है क्वेश्चन नंबर 2 में से। सर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या क्या लिखा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इंटरसेप्ट फॉर्म पहले माइंड में बिठाओ, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इस फॉर्म पे ले आना है। आरएचएस पे 1 चाहिए, तो इसको निकालने का जो प्रोसीजर था वो भी माइंड में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो एक बार प्रोसीजर फिर से देख लो, वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो उस प्रोसीजर में क्या किया था, किसी को याद है? सर कांस्टेंट को राइट में लेके गए थे, बहुत बढ़िया, कांस्टेंट को राइट में शिफ्ट किया था और फिर उस नंबर से दोनों साइड पे डिवाइड कर लिया था। डिवाइड कर। तो वही काम करना है हमको, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, अब दोनों साइड पे 12 से डिवाइड, तो 3x प्लस 2y अपॉन 12 इक्वल टू 12 अपॉन 12। यहां देखो, अब इसको सेपरेट करो, 3x अपॉन 12, 2y अपॉन 12, आरएचएस पे क्या आ गया 1, जो हमको चाहिए होता है। अब ये 3 से कैंसिल 4, तो x अपॉन 4, y अपॉन 6 इक्वल टू 1। तो इसको इस फॉर्म से कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या हो गई 4 और b की वैल्यू क्या हो गई 6। अब a क्या होता है, a तो हमारा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस होता है ना, ये हमारा क्या होता यस है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, वो हो गया 4 यूनिट्स। यूनिट्स जरूर लिखना क्योंकि लेंथ की बात हो रही है। और b की वैल्यू लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, वो कितना हो गया 6 यूनिट्स। तो एक तो हमारा ये फॉर्म हो गया, और दूसरा जो वैल्यू फाइंड करने को बोला था वो ये हो गया। चलो कॉपी करो, इसके बाकी पार्ट्स घर पे करना, ठीक है। तो अब अगर cos अल्फा नेगेटिव है तो अल्फा कहां कहां हो सकता है, सिर्फ इसकी बात हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा क्वाड्रेंट 2 में भी हो सकता है, क्वाड्रेंट 3 में भी हो सकता है। अच्छा, साइन अगर पॉजिटिव है तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा कहां कहां हो सकता है, क्वाड्रेंट 1 में हो सकता है एंड क्वाड्रेंट 2 में हो सकता है। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला रीजन कौन सा मिल गया, जो दोनों में है, क्वाड्रेंट 2। तो अल्फा जो होगा वो क्वाड्रेंट 2 में होगा, ये हमको मालूम चल गया। अब अल्फा क्वाड्रेंट 2 में है, यहाँ पे अल्फा लाई कर रहा है, कॉस अल्फा निकालो एक बार कितना आता है, माइनस का हाफ कहाँ पे आएगा, क्वाड्रेंट 2 में। देख लो कौन सा एंगल क्वाड्रेंट 2 में होता है। कॉस अल्फा अगर माइनस हाफ है तो पहले ये सोचो कि हाफ किस वैल्यू पे आता है अल्फा की, 60 पे आता है, पाई बाई 3 पे। तो पाई बाई 3 हमको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है, कैसे ले जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में किया था। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, 2 पाई माइनस अल्फा। याद है ये वाला, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पे कन्वर्ट करना बताया था तो ये हमने डिस्कस किया था। आरुष नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ गीतन थी, बाकी बच्चे नहीं आए हैं। गीतन याद है ये? यस तो यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए हमको, और कॉस अल्फा हाफ है। तो चलो कैसे करेंगे, पहले तो हम फर्स्ट का एंगल निकालें। तो कॉस कितना मिल गया, मतलब यहाँ पे थीटा कितना मिल गया, थीटा मिल गया हमको पाई बाई 3।
तो पाई बाई 3 पे कॉस क्या होता है? हाँ 1/2 होता है। अब इसको हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है, तो यहां से निकालो, तो कितना हो गया? पाई माइनस पाई बाई 3। कितना आ रहा है बताओ? 3 - 1 2 पाई बाई 3। तो अल्फा मिल गया 2 पाई बाई 3 और पी कितना आ गया? 4। पी आ गया 4। ये हमारा आंसर हो गया। सबको क्लियर? यस सर। थोड़ा सा लंबा है, चलो मैं एक पार्ट और कर देता हूँ, ये पहले कॉपी कर लो। सबका हो गया? यस सर। एक पार्ट और करें इसका। तो सेकंड पार्ट देखो, y - 2 = 0, ये कर लोगे मेरे ख्याल में। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट तो कर लोगे ना? a वहां पे 0 है, बोलो भाई। यस सर। बोर्ड नहीं दिख रही है, ये देखो। सेकंड पार्ट तो आई थिंक सबसे हो जाएगा। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। x - y = 4। देखते हैं अगर यहीं पे स्पेस मिल जाए तो इसी में कर लें। हाँ हो जाएगा इतने में। x - y = 4। ये थर्ड पार्ट सबको दिख रहा है ना, ये वाला? ये अभी करते हैं, ठीक है? थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में x - y = 4। सबसे पहले √(a²+b² निकाल लो। √(a²+b² निकाल लो। देखो यहाँ पे a भी 1 है और b -1 है, तो 1² + 1² कितना हो गया? √2 ना। अब इस इक्वेशन को √2 से डिवाइड करेंगे। सबसे अच्छी चीज जो ये है, वो कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव बन के आरएचएस पे बैठा है, तो हमको वो सब नहीं करना पड़ेगा, सीधा √2 से डिवाइड कर लो। तो इस इक्वेशन को √2 से डिवाइड करो बोथ साइड्स पे। x/√2 - y/√2 = 4/√2। अब देखो x/√2 है, तो यहाँ पे cos अल्फा कितना हो गया? 1/√2। क्यों ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p, इस वाले से हम इक्वेट कर रहे हैं। तो cos अल्फा x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1/√2 है। sin अल्फा y का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? -1/√2 है। और p की वैल्यू RHS पे पॉजिटिव कांस्टेंट है 4/√2। तो 4/√2 को अगर सॉल्व करो तो देखो कैसे लिखोगे। 4 को 2 × 2 और एक 2 को फिर से √2 × √2 लिख लो। नीचे √2 कैंसिल, तो p की वैल्यू मिल गई 2√2 यूनिट्स। p की वैल्यू मिल गई 2√2 यूनिट्स। अब बस अल्फा निकालना बाकी है। तो अल्फा निकालने के लिए फिर से वही चीज, यहाँ देखो cos अल्फा जो है वो पॉजिटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग जो अल्फा है वो कहां कहां लाई करना चाहिए? क्वाड्रेंट 1 में एंड कौन सा क्वाड्रेंट? 4। वेरी नाइस, क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4। वेरी नाइस, परफेक्ट। साइन अल्फा नेगेटिव है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आरुष, तो अल्फा कौन कौन से क्वाड्रेंट में इसके अकॉर्डिंग?
सर थर्ड और फोर्थ। वेरी गुड, परफेक्ट। तो क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4, अब बताओ दोनों में से कौन सा कॉमन है। तो अल्फा हमको क्वाड्रेंट 4 का चाहिए। ओके, क्वाड्रेंट 4 का चाहिए। सुनो आप कैसे निकालेंगे। तो पहले तो ये निकालो कि कॉस अल्फा 1/√2 कब होता है, 45 पे होता है ना। तो कॉस अल्फा जो है 1/√2, इसको क्या लिखोगे, कॉस 45 तो लिख सकते हो, बट 45 जो है वो एंगल क्वाड्रेंट 4 में लेना पड़ेगा। ठीक है, 45 लोगे तो फर्स्ट में आ जाएगा ना। तो इसको 45 नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा होता है पाई माइनस अल्फा, मतलब 180 माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होता है 180 प्लस अल्फा या फिर पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में दो होते हैं, एक होता है 2 पाई माइनस अल्फा या फिर माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। माइनस अल्फा हालांकि थोड़ा सा मना है। क्यों मना है, क्योंकि इसमें हम नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहे, ये डायरेक्शन हमको अवॉइड करना होता है। तो इसलिए बेटर है कि इसी लाइन पे हमको पहुंचना है। जैसे देखो, मान लो थीटा हमको लेना है 315 डिग्री, जैसे यहाँ पे क्या लेंगे हम, थीटा 315 डिग्री आएगा। कैसे आ रहा है वो दिखाते हैं अभी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लेना पड़ेगा, 2 पाई माइनस अल्फा कर लो। 2 पाई मतलब 360 माइनस अल्फा, हमने 45 अभी देखा था। तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू हो गई वो 315 डिग्री हो गई। बट कहीं कहीं तुमको अल्फा -45 भी दिखेगा, तो वो भी सेम है। कैसे सेम है, इन दोनों को देख लो। देखो 315 डिग्री, तो हमारी टर्मिनेटिंग लाइन कहाँ पे जा रही है, ये डायरेक्शन ऐसे फॉलो करके पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने 315 डिग्री सबटेंड किया है। और अगर -45 की बात करें तो हमको डायरेक्शन देखो माइनस है, मतलब हमको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा इस बार। तो स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस से, लाइन पे पहुंचेंगे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव डायरेक्शन से होके। तो ये एंगल है -45 और ये एंगल है 315। दोनों में हमारी जो टर्मिनेटिंग लाइन है वो देखो सेम लाइन पे आ रही है, डेस्टिनेशन हमारा सेम है। तो हम सेम पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, इधर से जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर से जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये वाला ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमको लेना भी होता है, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया इसलिए माइनस लिख दिया। तो अल्फा या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो। सबको क्लियर बोलो। यस सर। तो इस क्वेश्चन में हमारा p 2√2 हो गया और अल्फा हो गया, इन दोनों में से कोई सा भी लिख दो, 315 या -45, ये आंसर। चलो इसको कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आज हम रखते हैं, अगली क्लास पे आई होप ये हम सारा कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी संडे है 2:30 to 3:30, तो उस दिन ये पूरा खत्म हो जाएगा। कॉपी कर लो फिर बता के जा सकते हो।